नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट LNC क्लासेस के अंदर, जहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे लर्निंग सीरीज का एक इम्पोर्टेंट अपन सीरीज चला रहे थे, जहां पर अपन वेरियस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। मल्टीपल सब्जेक्ट मल्टीपल पैटर्न के आधार पर अपन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस 5 क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन को देखा, उनके एक्सप्लेनेशन को समझा, कैसे सवाल को सही समझा जाता है, कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, वो हमने सारी बातें वहां पर डिस्कस करी। उसके साथ में कुछ एडिशनल थिंग्स, अदर ऑप्शंस के बारे में भी बातें करी, है ना। तो आज उसी वीडियो की कंटिन्यूशन के अंदर क्लासेस की उस कड़ी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 6 में आपके लिए लेके आया हूं, है ना। तो आप कंटिन्यू क्लास को वॉच करिएगा। और इस क्लास के अंदर भी एक से बढ़कर एक एमसीक्यू मैंने इसमें पुट किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स और नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्यारे दोस्तों, है ना। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा और इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक नया थंबनेल आपके सामने, है ना। मेहनत की, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो एक नया थंबनेल है और कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप जुड़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेहतरीन थॉट है ना। अभी तक हम इसको पीछे पढ़ते थे, लेकिन अभी इसको थॉट को मैं आगे लेके आया हूं। थॉट कहता है कि जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वो शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा के फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट थॉट कि अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है तो बिल्कुल कूल और काम माइंड से रहना होगा, है ना। आपको अगर जीवन की ये जो संघर्ष भरी जो लड़ाई है इसको लड़ना है तो खुद को बिल्कुल शांति प्रिय बनाना होगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपको पीछे खींचने वाले, आपके सपनों को रौंदने वाले, आपके सपनों को बिखेरने वाले बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एंटी सोशल पर्सन होंगे जो आपको पीछे खींचने पर लगे रहेंगे ना। लेकिन आपको क्या है, उनसे कभी भी एक्साइटेड नहीं होना है। आपको बिल्कुल उनकी बातों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य में लगे रहना है। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसा डीमोटिवेट करता है, आपको बिल्कुल कोई उकसाने की कोशिश करता है कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तो अगर ऐसा कुछ करता है तो आप उनकी बातों को हमेशा इग्नोर करिए और अपने लक्ष्य पे लगे रहिए। जब आप इतना खुद को एक शांत सरोवर की तरह बनाओगे ना, तो कोई कुछ भी कहेगा वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा, है ना। और आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार एक बिल्कुल शांत सरोवर जो होता है कितना ठंडा होता है ना। तो अपने मस्तिष्क को उसी प्रकार से ठंडा बनेगा, है ना। तो इसी बेहतरीन कोड के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके सामने प्यारे दोस्तों, द क्लाइंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर is receiving mannitol. Which intervention should the nursing officer implement? Very important question. नर्वस सिस्टम से सवाल बना, इंक्रीज आईसीपी से, है ना, ड्रग का सवाल है। तो देखिए सवाल बहुत छोटा है लेकिन ऑप्शन आपको मार्क दे सकते हैं, तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, सोच के समझ के फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपके सामने बहुत सारी एडिशनल चीजें भी पुट करूंगा। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैनिटोल या मॉनिटर द क्लाइंट कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, मॉनिटर करेंगे क्लाइंट का ब्लड सेल काउंट। ऑप्शन बी, डू नॉट एडमिनिस्टर द ड्रग इफ द क्लाइंट एपिकल पल्स इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। ऑप्शन सी, एंश्योर द क्लाइंट कार्डियक स्टेटस बाय मॉनिटरिंग टेलीमेट्री। एंड ऑप्शन डी, यूज अ फिल्टर्ड नीडल व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। चार ऑप्शन, चार बातें, अलग अलग बातें, अलग अलग भाव। सवाल क्या कहता है, सवाल की भाषा समझिए, उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करिए। आप में से कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए सवाल बना है आपके, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी जो होता है आपके ब्रेन की जो फंक्शनल एबिलिटी है, जब कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन होता है तब आपका ब्रेन का जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको इंक्रीज आईसीपी के नाम से जानते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जिसको कहते हैं। तो नॉर्मली आपके 5 से 10 mmHg 5 to 15 mmHg के आसपास होता है। 5 to 15 mmHg के आसपास आपका आईसीपी देखने को मिलता है। जब भी किसी क्लाइंट को हेड इंजरी होती है या किसी क्लाइंट को ब्रेन इंजरी होती है तो मेनली आपके ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको आईसीपी की इंक्रीज आईसीपी के नाम से जाना जाता है। वो जब आईसीपी होता है, बढ़ता है, तो उसके अलग अलग सिम्टम आते हैं।
जो भी सिम्टम रहते हैं वो आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग एबिलिटी उसको डीकम्प्रेस कर उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, आपके ब्रेन के फंक्शन की एबिलिटी को कम कर देते हैं, ब्रेन को डिटोरिएट कर देते हैं, और क्लाइंट का लेवल ऑफ कॉन्शियस जो होता है वो क्या होता है, अल्टर हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या करना होता है, आपको आईसीपी को कम करना होता है प्यारे दोस्तों, और उसको कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पोजीशन देनी होती है क्लाइंट को मेडिसिन देनी होती है ना, उसके साथ में आपके एनवायरनमेंट को कूल एंड काम रखना होता है ना, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो मेडिकेशन की बात करते हैं, उसमें एक दवाई देते हैं जिसका नाम है मैनिटोल। मैनिटोल जो होता है वो क्या होता है, एक आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। ये क्या होता है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक का काम करता है, और ये जो डायूरेटिक क्या करती है, आपकी यूरिन आउटपुट को डबल कर देती है। और ऑस्मोसिस का मतलब है आपकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो होता है आपका ना हायर आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पार्टिसिपेट उधर ट्रांसपोर्ट करवा देता है ना, एक परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। तो जब मैनिटोल आप किसी क्लाइंट के अंदर देते हो तो आपके जितना भी ब्रेन है, ये मान लीजिए ये ब्रेन है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन का जो भी फ्लूइड है जो सीएस है बेसिकली, उसको ये कहाँ डाल देता है मैनिटोल, आपके ब्लड के अंदर डाल देता है। और जब ब्लड में जाएगा तो ये ब्रेन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब ब्रेन का प्रेशर कम होगा ये फ्लूइड एक्यूमुलेट कहाँ हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर। और दूसरा काम इसका क्या है, डायूरेसिस का काम है, क्योंकि ऑस्मोसिस तो कर दिया, अब डायूरेसिस का काम करेगा। तो ये आपकी किडनी के पास में ब्लड सप्लाई लेके जाएगा, और ये किडनी के पास जैसे जाएगा इसका यूरिन आउटपुट क्या कर देगा, क्लाइंट का डबल कर देगा। तो ये क्या हो गया, क्लाइंट के अंदर वॉल्यूम भी कम हो गया और आईसीपी भी कम हो गया। इस तरह से ये मैनिटोल काम करती है। नाउ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन सा इंटरवेंशन जो है आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर इंप्लीमेंट करेंगे इस ड्रग को देने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ऑप्शन कह रहा है कि क्लाइंट का जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, अपन सीबीसी काउंट चेक करेंगे। तो देखो सीबीसी काउंट का इसके अंदर कंपोनेंट की बात करें तो आप हीमोग्लोबिन देखते हो, है ना, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी देखते हो, उसके अंदर आरबीसी देखते हो, प्लेटलेट देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, कंप्लीट हीमोग्राम जिसको अपन कहते हैं। तो सीबीसी कब देखते हो, अगर क्लाइंट के अंदर एनीमिक कंडीशन की बात होती है, या जब आईसीपी की बात करें तो क्लाइंट के अंदर कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया। अगर कहीं क्लाइंट को इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, मेनिंजाइटिस की कंप्लेन है, तो आप सीबीसी दे सकते हो। और यहाँ पर मेनिंजाइटिस के बारे में सवाल ने नहीं पूछा है, सवाल पूछ रहा है मैनिटोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीबीसी यहाँ पर इनिशियली देखने का कोई मकसद नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो गया। बात करें ऑप्शन बी की, तो डू नॉट एडमिनिस्टर द ड्रग इफ द क्लाइंट एपाइकल पल्स इज लेस देन 60। जी नहीं दोस्तों, एपाइकल पल्स जो होती है इसको सेंट्रल पल्स बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट पल्स के नाम से जाना जाता है, और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की पल्स होती है, बीट होती है। इस एपाइकल पल्स को अपन कौन सी दवाई के अंदर चेक करते हैं, क्या इसको मैनिटोल देने से पहले चेक करते हैं? नहीं। तो कौन सी दवाई देने से पहले चेक करते हैं? यस, हम चेक करते हैं इसको देने से पहले डिजॉक्सिन नाम की एक दवाई होती है जो आपके हार्ट फेलियर के अंदर दी जाती है, डिजॉक्सिन नाम की दवाई। उस टाइम अपन चेक करते हैं, दवाई देने से हर डोज पहले एपाइकल पल्स को चेक करते हैं। अगर वो अडल्ट के अंदर 60 से कम होती है अपन दवाई को होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट एडमिनिस्टर, ये डिजॉक्सिन के बारे में बात बताइए, मैनिटोल के बारे में नहीं बताइए, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डिजॉक्सिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होती है, पढ़ेंगे कभी फर्दर इसको। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है एंश्योर दैट द क्लाइंट कार्डिक स्टेटस इज मॉनिटर्ड बाय टेलीमेट्री। तो देखो मैनिटोल जो होती है ये आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक का काम करती है, जो आपके ब्रेन के फ्लूइड को ब्लड में डालती है और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करा देती है। तो इसमें कार्डिक स्टेटस का कोई बेसिकली फंक्शन या रोल रहता नहीं है। कार्डिक स्टेटस कब अपन चेक करेंगे, जब कोई कार्डिक प्रॉब्लम होती है ना। और टेलीमेट्री एक इंपॉर्टेंट है, इसकी इमेज दिखाऊंगा मैं भी आपको, है ना, कि क्या होती है करके। तो यहाँ कार्डिक स्टेटस मॉनिटर करने की नहीं करना होता है। मैनिटोल जब भी किसी क्लाइंट को चलती है तो उसका कौन सा स्टेटस मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना होता है, ना कि कार्डिक स्टेटस। क्लाइंट का यूरिन आउटपुट देखना होता है, क्योंकि ये डायूरेसिस जब करवाएगी तो यूरिन अगर प्रॉपर आ रहा है इसका मतलब कि दवाई क्या कर रही है, काम कर रही है। और यूरिन जब आएगा तो आपके ब्रेन का प्रेशर मतलब कम हो जाएगा, है ना। इसलिए आपके पास ये ऑप्शन जो सी है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके पास बचा क्या, ऑप्शन डी बता रहे कि यूज अ फिल्टर नीडल व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात इन्होंने, ये ऑप्शन डी बता रहा है, क्योंकि मैनिटोल जो होता है, फिल्टर नीडल का मतलब होता है कि ऐसी नीडल होती है, एक ऐसा सेट होता है जब आप भी इसको देते हो, जैसे मान लीजिए नीडल होती है ना, इसके अंदर प्लेन नीडल के अंदर क्या होता है, सिरिंज से डायरेक्ट अटैच होती है ना, ये प्लेन मान लीजिए। फिल्टर नीडल में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रकार का एक फिल्टर लगा होता है, इसकी फोटो दिखाऊंगा मैं भी आपको। ये फिल्टर क्या करता है कि मैनिटोल क्या करता है कि आपके जब भी देते हो या आपके स्टोर करके रखा होता है, इसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म होने की संभावना रहती है। क्या हो सकता है इसमें क्रिस्टल बन सकते हैं।
क्रिस्टल फॉर्मेशन जब रहेगा तो ये क्रिस्टल अगर आप प्लेन निडल से दोगे, प्लेन आईवी सेट से दोगे, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर जा सकता है और वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसीलिए अपन मैनिटॉल देते हैं तो एक फिल्टर निडल का यूज करते हैं, ताकि छोटे मोटे जो भी क्रिस्टल है, माइनर से भी क्रिस्टल होते हैं, वो इस फिल्टर के अंदर पैक हो जाते हैं और यहां से छन जाते हैं बेसिकली, और प्योर जो ड्रग्स हैं बिल्कुल क्लीन पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती है ना। जब आप जैसे ग्लास और एम्प्यूल अगर इस टाइप से तोड़ते हो, है ना, एम्प्यूल ग्लास के एम्प्यूल जब आप तोड़ते हो तो कुछ कांच के टुकड़े भी उस एम्प्यूल के अंदर गिर जाते हैं, और जब आप प्लेन निडल से निकालते हो तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी मेडिसिन के साथ में सिरिंज में चले जाते हैं, और जब आप पेशेंट को देते हो तो रिस्क है कि वो वापस मरीज की बॉडी में चले जाए। तो ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसे क्रिस्टल या फिर कांच के टुकड़े मरीज को ना जाए, अपन क्या यूज करते हैं, फिल्टर नीडल यूज करते हैं। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गलत जवाब है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसलिए यही इंटरवेंशन जो है आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर बिल्कुल प्रिवेंट करना है और बिल्कुल सही सही जवाब देता है भाई साहब। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूं कि क्या ये चीजें होती है हर ऑप्शन के बारे में, है ना, चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपके, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक फोटो मैंने यहां पर पुट किया है, ये होती है आपकी फिल्टर निडल होती है। ये क्या है आपके फिल्टर निडल होती है, निडल का कैप आपको दे रखा है, ये एक प्रकार की पूरी निडल है, और इस निडल के इस पोर्ट का इस पोर्शन के अंदर, ये इस पोर्शन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार का एक फिल्टर होता है जिसमें छोटे मोटे क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, और प्योर दवाई जो होती है आपकी यहाँ पे चली जाती है। ऐसे निडल अगर आप यूज ना करो, जब पेशेंट को आप ड्रग देते हो तो कुछ आईवी सेट भी ऐसे फिल्टर आते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर एक फोटो पुट किया, आप देखिएगा ये एक प्रकार का आईवी सेट के अंदर लगने वाला आगे वाला पोर्शन है ना। आईवी सेट जो होता है जो जिसके अंदर अपन दवाई देते हैं, है ना, बॉटल से हैंग करते हैं और पेशेंट को लगाते हैं, तो उसके आगे ये वाला पोर्शन आप लगा सकते हो, जिससे क्या होता है यहाँ भी ये क्या दे रखा है, फिल्टर दे रखा है, और उस फिल्टर से क्या होता है, अगर ये आपके पार्टिकल्स छन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो आपको फिल्टर नीडल का यूज करने को कहती है। एक फोटो मैंने ये पुट किया है, ये है कार्डियक मॉनिटरिंग, कार्डियक टेलीमेट्री मॉनिटरिंग। पेशेंट के चेस्ट पर कोई कार्डियक कंडीशन होती है तो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जैसे ईसीजी में लगाते हैं, वैसे अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा के अपन एक छोटे से डिवाइस जिसको अपन टेलीमेट्री डिवाइस के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा डिवाइस होता है, और उस डिवाइस को अपन कनेक्ट कर सकते हैं किसके, आपके हार्ट रिदम मॉनिटर या बड़ा जो कार्डियक मॉनिटर होता है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट के पूरा कार्डियक स्टेटस अपन मॉनिटर करते हैं और टेलीमेट्री डिवाइस के अंदर, तो इसको अपन कहते हैं कार्डियक टेलीमेट्री मॉनिटरिंग। तो ऑप्शन जो सी था वो इसके बारे में बता रहा था, यहां पर जो ऑप्शन सही है वो आपका डी आंसर है। आई होप आपने इसको बढ़िया से सीखा होगा, गॉट इट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल दोस्तों प्यारा आपके लिए, द मेल क्लाइंट बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सस्टेनिंग अ माइनर हेड इंजरी, which statement indicate the wife understand the discharge teaching। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपके हेड इंजरी का सवाल बना है, इमरजेंसी के अंदर मरीज आया है और उसको हेड इंजरी माइनर से हुई है, और कौन सा स्टेटमेंट जो है उसकी वाइफ जो बोलती है वो डिस्चार्ज टीचिंग के टाइम की वही वाइफ जो है वो बिल्कुल सही समझ चुकी है, ये सवाल ने पूछा है। सोचेगा, ऑप्शन आपको देता हूं, माई हस्बैंड विल बी हार्ड टू वेक अप फॉर अ कपल ऑफ द डे। ऑप्शन बी, he doesn't need any pain medication because I have some at home. I should not give my husband anything to eat or drink for 12 hours. And option D, I will bring my husband back to the emergency room if he start vomiting. चार ऑप्शन, चार अलग अलग बातें, हेड इंजरी का सवाल। देखिएगा प्यारे दोस्तों, सोचिए समझिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और उसका आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। आई होप आपने बढ़िया पढ़ रखा है ना, तो अपने स्टडी पे, अपने कंटेंट पे, अपने खुद पे भरोसा रखो, है ना। बाकी ऑप्शन पे मत जाओ, आप सवाल के अंदर देखो कि सवाल पूछ यार आपको ऑप्शन जो है आंसर वही मिल जाएगा, है ना। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है ना, आपको लग रहा है कि ये मेहनत जो अपन की जा रही है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, और सवाल का जो क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल नॉट सेट ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिएगा। और अगर आप जुड़ते हैं और इन चीजों को देखते हैं और 1% भी अगर आपका फायदा होता है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में, क्योंकि हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम नर्सिंग के कंसेप्ट को सीख रहे हैं, इसलिए तो मैंने इसको बिल्कुल सोच समझ के और बहुत ही एक रिसर्च के बाद में अपने इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है प्यारे दोस्तों, लर्न नर्सिंग कंसेप्ट। यानी ऐसा ही नहीं दिया है ना, हवा में तुक्काबाजी नहीं मारी मैंने, है ना। तो अगर आप 1% भी यहाँ से आपके कंसेप्ट को सीख पा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है ये बिल्कुल सफल होती है ना, ये मेन बात होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए कह रहा है
माई हस्बैंड विल बी हार्ड टू वेकअप फॉर द कपल ऑफ डे। माइनर इंजरी का, माइनर हेड इंजरी का क्लाइंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसको इलाज करके अपन छुट्टी कर रहे हैं, और छुट्टी करते हैं तो डिस्चार्ज टीचिंग अपन पेशेंट के अटेंडर को समझाते हैं कि घर पे ऐसा ऐसा करना होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो होता है ये बताता है कि उसकी वाइफ बिल्कुल सब कुछ समझ चुकी है, ये सवाल ने पूछा है। तो वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है विल बी हार्ड टू वेकअप फॉर, कुछ दिनों के लिए मेरे हस्बैंड जो है उनको उठने में तकलीफ होगी। क्या ऐसा ये बोलती हैं तो समझ, मतलब पूरी बात समझ चुके हैं? जी नहीं। क्लाइंट को क्या हुआ, माइनर हेड इंजरी है, कोई बड़ी हेड इंजरी नहीं है, शब्द पे वो फोकस करेगा। कवि की भावना क्या कह रही, कवि की भावना ये कह रही कि माइनर हेड इंजरी, ना कि मेजर हेड इंजरी। मेजर होती है तो वहां पर ब्रेन इंजरी के रिस्क रहती है और मरीज जो है कोमा में जा सकता है, उसका जीसीएस फॉल हो सकता है ना। तो यहाँ पर मेजर की बात ही नहीं करी, माइनर से हेड इंजरी है, लेसरेशन हो सकता है, स्काल्प पे लेसरेशन हो सकता है, वहां पर ऐसी कोई बड़ी इंजरी नहीं है, तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके घर भेज रहे हैं। तो कपल ऑफ डे, कुछ बहुत दिनों के लिए मरीज उठने में दिक्कत होगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऐसा मरीज के साथ वाले बोलते तो ये गलत बात बोली, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया है ना। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ही डजंट नीड एनी पेन मेडिकेशन, उसको कोई भी पेन मेडिकेशन की यहां से जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव सम एट होम, मेरे पास घर पे कुछ पड़ी है दवाइयां, है ना, मेरे जो फ्रिज के ऊपर जो डब्बा रखा है उसमें बहुत सारी गोलियां पड़ी है, आपको देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि क्लाइंट के अंदर जैसे जीसीएस जब भी फॉल होता है या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जब भी आते हैं तो उसमें कुछ इंडिकेटर आपको मिलता है कि ये वास्तव में क्लाइंट की कंडीशन में कुछ चेंजेस हुआ है। तो अगर आप पेन मेडिकेशन क्लाइंट को दे दोगे, वो पेन के थ्रेशोल्ड को पहले ही क्या कर देगा, कम कर देगा, और पेन के थ्रेशोल्ड जब कम हो जाएंगे और पेन मेडिकेशन के थ्रेशोल्ड जब आप देखो तो थ्रेशोल्ड कम होने की वजह से आपके न्यूरोलॉजिकल अल्ट्रेशन के जो सिम्टम आपको देखने को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, और आपको कंफ्यूजन रहेगा कि मरीज को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसी हुआ, फिर वो बड़ी बीमारी को इंडिकेट करके ही वापस इमरजेंसी में आओगे। तो क्लाइंट को घर पे पड़ी दवाइयां नहीं देनी होती है, आपको जो एडवाइस करते हैं डिस्चार्ज टीचिंग के टाइम हॉस्पिटल से वही आपको मरीज को देनी होती है। अगर ऐसा मरीज की वाइफ बोलती है कि मेरे को यहां से नहीं घर पे पड़ी है, तो ये बहुत गलत बात बोली है ना, ये क्लाइंट के हित की बात नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है आई शुड नॉट गिव माई हस्बैंड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फॉर 12 आवर्स, मैं जो है अपने पति को 12 घंटे के लिए कुछ खाने पीने, अरे भाई क्यों नहीं दोगी, क्या बिगड़ा इसने बेचारे ने, एक तो तुम्हारा पति है, ऊपर से तुम खाने पीने के लिए नहीं दोगी, एक तो वैसे ही मारा मारा फिर रहा है, ऊपर से हेड इंजरी का कंप्लेन लेके आया है, और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि मैं 12 घंटे के लिए खाने के लिए नहीं दूंगी, क्यों नहीं दोगी भाई, कारण बताओ, नोटिस दे देंगे हम आपको। ड्रिंक और खाने के लिए नहीं देंगे, ड्रिंक मतलब पानी पीने के लिए, क्यों नहीं दोगे, देना पड़ेगा, माइनर से हेड इंजरी है तो आप क्यों बंद कर रहे हो। मेजर हेड इंजरी जब भी होती है या क्लाइंट अनकॉन्शियस होता है तो उसके अंदर क्लाइंट का अगर क्लाइंट का गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, अगर क्लाइंट को एस्पायरेशन होने की रिस्क होती है तो अपन खाना पीना बंद करते हैं, क्लाइंट को एनपीओ रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी तो आप खाना पीना बंद क्यों कर रहे हो भाई, हैं, क्या गुनाह किया उसने, हस्बैंड ने, हस्बैंड क्या ये गुनाह है उसका तुम्हारा हस्बैंड होना, अगर ऐसा गुनाह है तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम नॉट सेट देने वाले हैं, तो नॉट सेट के ऐसे अगर आप ऑप्शन अपन सही करते हैं तो ये बिल्कुल नंबर काट देगा। तो हम जो नंबर काटने वाला ऑप्शन है उसको पहले क्या कर देते हैं, तू तो हट जा भाई, समझे बात को। आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी बता रहा है आई विल ब्रिंग माई हस्बैंड टू बैक टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इफ ही स्टार्ट वॉमिटिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे पतिदेव को वॉमिटिंग होती है तो मैं उसको वापस क्या लेके आऊंगी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। क्यों वॉमिटिंग क्यों होगी भाई साहब, क्लाइंट को क्या हुआ है, हेड इंजरी हुई है, और अगर इफ बट किंतु परंतु किसी कारणवश कोई भी रीजन रहा हो उसकी वजह से अगर क्लाइंट का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आईसीपी, तो क्लाइंट के अंदर हेडेक रहेगा, क्लाइंट के अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियस अल्टरेशन हो जाएगा, क्लाइंट को वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ऐसा कोई सिम्टम आता है, इसका मतलब है क्लाइंट का आईसीपी बढ़ गया है, और ऐसी कंडीशन में वापस क्या लाएंगे, क्लाइंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके आएंगे। ऐसी बात कोई वाइफ बोलती है तो ये बहुत समझदारी वाली बात होती है। ऐसी वाइफ भगवान सबको दे कि ऐसा कोई कंडीशन होगी तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में लाऊंगी, ना कि ऐसे कि मैं खाना पीना बंद कर दूंगी, है ना। तो ये ऑप्शन ए बी सी सारे गलत है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आईसीपी जो होता है इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपके, डी, आई विल ब्रिंग माई हस्बैंड इफ वॉमिटिंग अकर, है ना। तो देखो आईसीपी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको देखने को मिलता है जिसको अंदर कुशिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कुशिंग ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3 सिम्टम का ग्रुप होता है, उसको ट्राइड के नाम से जानते हैं।
और कुशिंग ट्रायड जो होता है एक नाम होता है। नाउ कौन कौन से ट्रायड सिम्टम होता है? फर्स्ट वन इज द इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी। जब भी आईसीपी बढ़ता है तो क्लाइंट का बीपी बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर में से कौन सा होता है? आपके सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है। नाउ सिस्टोलिक जो होता है, आप देखते हो ना 120/80 नॉर्मल, 120 और 80, तो ये जो ऊपर वाला जो बीपी होता है इसको अपन सिस्टोलिक कहते हैं, सब जानते हैं। ये है आपका डायस्टोलिक। तो ये जो बीपी है, ये सिस्टोलिक बीपी क्लाइंट का क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा तो क्लाइंट का इंक्रीज हो जाएगा क्या? एक और इंपॉर्टेंट, पल्स प्रेशर। क्लाइंट का पल्स प्रेशर इंक्रीज भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, वही होता है। तो जब ये आपका सिस्टोलिक बढ़ जाएगा, तो आपके जैसे 120 में से 80 जाते हैं तो 40 के आसपास आपका पल्स प्रेशर होता है ना, जो नॉर्मल होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट का सिस्टोलिक बीपी 160 हो गया, 160 में से 80 जाएगा तो आपके 80 हो जाएगा पल्स प्रेशर, तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है, और सिस्टोलिक में भी आपके पल्स प्रेशर भी साथ में इंक्रीज देखने को मिलता है। सेकंड सिम्टम कौन सा होता है? ब्रेडिकार्डिया। बहुत बढ़िया। क्लाइंट का देखो, जब भी आईसीपी बढ़ता है, आईसीपी बढ़ने की वजह से सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसका कनेक्शन आपके ब्रेन से कट जाता है ना। तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है आपके ट्रैकिकार्डिया होना चाहिए, लेकिन आईसीपी की वजह से ब्रेन के फंक्शन ही काम नहीं कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अल्टरेशन हो गया है, उसकी वजह से क्लाइंट को क्या देखने को मिलता है? आपके ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। होना तो ट्रैकिकार्डिया चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? आपके ब्रेडिकार्डिया। सेकंड इंपॉर्टेंट साइन आपका ब्रेडिकार्डिया। थर्ड वन है आपका इररेगुलर रेस्पिरेशन। इररेगुलर रेस्पिरेशन होता है क्लाइंट के आईसीपी बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं अल्ट्रेशन हो जाते हैं, इररेगुलर रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको यहां पर बेसिकली देखने को मिलता है। कौन सा? चाइनीज स्ट्रोक। चाइनीज स्ट्रोक का मतलब होता है पीरियड ऑफ एपनिया विद हाइपर एपनिया। जैसे क्लाइंट ये सांस ले रहा है, ये क्लाइंट का सांस ले रहा है, ये बहुत एक बार तेज हो गया क्लाइंट का सांस, है ना, पीरियड ऑफ एपनिया। एपनिया मतलब सीजेशन ऑफ द ब्रीथ। जैसे ये क्लाइंट के ब्रीथ सीजेस हो रही है, कोई सांस नहीं है, लेकिन सडनली क्या होगा? एकदम से क्लाइंट का मेडुला स्टिमुलेट होगा और ये क्लाइंट को ब्रीथ आएगी, फिर एपनिया हो जाएगा, और फिर वापस सडनली ये ब्रीथ स्टार्ट होगी। तो ये क्या होता है? पीरियड ऑफ, देखिएगा, ये पीरियड ऑफ एपनिया विथ हाइपर एपनिया, पीरियड ऑफ एपनिया विथ हाइपर एपनिया, पीरियड ऑफ एपनिया विथ हाइपर एपनिया, ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइन मतलब बिल्ली। आपको नहीं लग रहा है बिल्ली का पंजा मारा किसी ने, जैसे बिल्ली ने पंजा मार दिया हो, तो चाइन स्ट्रोक का मतलब होता है बिल्ली के पंजे जैसा रेस्पिरेशन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके आईसीपी के इंपॉर्टेंट साइन रहते हैं, आपके एग्जाम पे पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर द फीमेल क्लाइंट हु इज सस्टेन्ड क्लोज हेड इंजुरी 8 days ago ड्यू टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, which sign and symptom would alert the nursing officer to a complication of the head injury? बहुत बढ़िया। अगेन आपके नर्व सिस्टम के हेड इंजरी से सवाल बना है, इंपॉर्टेंट होता है हेड इंजरी। अलग अलग साइन देखने को मिलते हैं। पांडा आई साइन आपने देखा होगा, आपके हेड इंजरी में देखने को मिलता है ना। रेकॉन्स आई सिम्टम भी आपके हेड इंजरी के अंदर देखने को मिलता है ना। पेरियो आपके जो ऑर्बिटल पीछे, कान के पीछे जो ब्लीडिंग होती है ना। क्या रहेगा ऑप्शन? आंसर देखिएगा, ऑप्शन देता हूं। द क्लाइंट रिपोर्ट हैविंग ट्रबल स्लीपिंग ड्यू टू द हैवी नाइटमेयर अबाउट द wreck. द क्लाइंट टेल द नर्स दैट शी हैज स्टफी नोज एंड ग्रीन नीडल डिस्चार्ज। ऑप्शन सी बता रहा है द क्लाइंट कंप्लेन एक्सट्रीम थ्रस्ट एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ऑप्शन डी बता रहा है द क्लाइंट इन्फॉर्म द नर्स दैट द शी हैज स्टार्टेड हर मेंस्ट्रुअल पीरियड। सोचो समझो जवाब दो। बताओ कितने प्रतिशत भारतीय इस सवाल को सही समझ पाए हैं? जी, आप में से बहुत समझ गए। अपना ऑप्शन जो है बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पे आपने इसको पकड़ा है, लेकिन जिसका मामला गड़बड़ है उसको अपन क्लेरिफाई करते हैं। समझिएगा बातों को कि देखो, एक फीमेल क्लाइंट है आपके पास में, आई है हॉस्पिटल में, क्या लेके आई है? क्लोज हेड इंजुरी। क्लाइंट को अगेन हेड इंजुरी है, माइनर नहीं है, मेजर नहीं है, लेकिन क्लाइंट को क्लोज है। और क्लोज है मतलब कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को इंजुरी हुई होगी, है ना, कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर इंजुरी हुई होगी, ब्रेन के पार्ट को इंजुरी हुई होगी, ऐसा अपन मान के चलते हैं। कब हुई है? आपके होने को हो गया आपके 8 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 8 दिन पहले हुई है। किसकी वजह से हुई? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। आजकल एक्सीडेंट होते हैं, उसकी वजह से। विच साइन एंड सिम्टम वुड अलर्ट, ये सवाल को, इसके पॉइंट को पकड़ेगा, है ना। क्या बोलता है ना कि भाई आप तो बात बात पे पॉइंट पकड़ते होते, ये जो पॉइंट पकड़ने वाली बात है वही आपके सवाल का रुख बदल देती है। तो बात बात पे नहीं, हर बात पे हम हर क्वेश्चन में पॉइंट पकड़ेंगे तो ही मामला बनेगा। तो कौन से सिम्टम जो नीचे दे रखे हैं वो अलर्ट करते हैं नर्सिंग ऑफिसर को कि ये भाई साहब इसको क्या हो गया? हेड इंजरी का कॉम्प्लिकेशन हो गया। सवाल का ये मतलब है।
बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए बता रहा है आपका, द क्लाइंट रिपोर्ट हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। क्लाइंट को है सोने में दिक्कत हो रही है ड्यू टू द हैविंग नाइटमेयर अबाउट द रैक। क्लाइंट को सोने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उसको नाइट में डरावने सपने आ रहे हैं अबाउट द रैक। ये जो इंसिडेंस हुआ है उसको एक्सीडेंट के वापस सपने की वजह से रात को सपने आ रहे हैं, उसकी वजह से सोने में दिक्कत हो रही है। तो क्या ये आपको अलर्ट करते हैं भाई साहब, अरे ऐसा कुछ होता है तो क्लाइंट को एंग्जाइटी की वजह से सपने आते हैं, है ना, नाइटमेयर्स हो सकता है एंग्जाइटी की वजह से। तो ये घबराने वाली बात नहीं, रिलैक्सिंग टेक्निक आप फॉलो करो, डाइवर्जन टेक्निक फॉलो करो तो क्लाइंट को ठीक हो जाएगा। तो ये अलर्ट वाली बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसका, है ना। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया और क्लाइंट को सपने आने लगे, ये उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। दैट्स नॉट दिस द वेरी सिली आंसर, है ना। तो ये गलत हो गया आपके। ऑप्शन बी बता रहे द क्लाइंट टेल द नर्स दैट शी हैज स्टफी नोज एंड द ग्रीन नेजल डिस्चार्ज। देखो क्लाइंट बताता है कि मेरे को जो है स्टफी नोज है और ग्रीन कलर का नेजल डिस्चार्ज आ रहा है। तो ग्रीन कलर का नेजल डिस्चार्ज एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट साइन रहता है किसका, आपके साइनोसाइटिस का। किसका, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस आपकी बॉडी के अंदर, आपके नेजल कैविटी के अंदर जो होता है साइनस जो होते हैं, जो आपके एयर फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर आपके अलग अलग 4-5 आपके 3 to 4 साइनस होते हैं, इथोमोडल साइनस बहुत सारे। और उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसको अपन साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये साइनोसाइटिस की वजह से जो नेजल डिस्चार्ज होगा उस किस कलर का होगा पहले दोस्तों, होगा ग्रीन कलर का, ग्रीन नेजल डिस्चार्ज। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं है, आपका साइनोसाइटिस को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया आपके, गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी की तरफ। द क्लाइंट कंप्लेन एक्सट्रीम थ्रस्ट एंड हैज इंक्रीज यूरिन आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सही बात बोली है। क्लाइंट को एक तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और इंक्रीज हो गया यूरिन आउटपुट, क्योंकि ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि क्लाइंट को क्या है, अगर क्लोज हेड इंजरी हुई है तो कहीं न कहीं क्लाइंट की जो है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ मामला। पिट्यूटरी ग्लैंड जब डैमेज होती है तो आपको पता है पिट्यूटरी जो होती है वो एक तो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक तो एंटीरियर होती है, एक होती है आपकी पोस्टीरियर। एंटीरियर को अपन बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, है ना। ये दो अलग अलग टर्म्स रहती है। एड्रिनल जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, बहुत सारे जैसे टीएसएच हो गया, आपके एसीटीएच हो गया, आपके जीएच हो गया, आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये अलग अलग सीक्रेशन करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस क्या करती हैं आपके, एक तो करती हैं आपके ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन, ऑक्सीटोसिन। दूसरा करती हैं एडीएच, एडी एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको अपन कहते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से इसको कहते हैं। ये दो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। हालांकि ये बनते कहाँ हैं, आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पूछा वाले वाले याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे काम करता है, ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स करवाता है ना, ये ऑक्सीटोसिन की कहानी रहती है। एडीएच क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये आपके बॉडी के यूरिन में जो भी किडनी से कलेक्टिंग ट्यूबल्स और पीसीटी डीसीटी वहां से क्या करता है, आपके फ्लूइड को रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है प्यारे दोस्तों। तो आपका जितना फ्लूइड फिल्टर होता है वो वाटर वापस क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, उसका काम करता है बेसिकली आपका एडीएच हार्मोन। अब किसी कारण की वजह से अगर एडीएच हार्मोन नहीं रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा इसका लेवल, तो क्या फ्लूइड अब्सॉर्ब होगा, नहीं होगा। और जब फ्लूइड अब्सॉर्ब नहीं होगा तो क्लाइंट कंटिन्यू वो फ्लूइड पास करता रहेगा यूरिन के थ्रू, क्लाइंट को पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, क्लाइंट का बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट रहेगा। और पॉलीयूरिया जब रहेगा तो क्लाइंट की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, तो क्लाइंट को प्यास लगेगी और आपका हाइपोथैलेमस थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट करेगा, तो क्लाइंट को क्या ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी, जिसको पॉलीडिप्सिया के नाम से अपन जानते हैं, पॉलीडिप्सिया। ये जो दो क्लासिक साइन रहते हैं, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, एक इंपॉर्टेंट बीमारी का इंडिकेट करते हैं। उस बीमारी का नाम है आपके डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। आप समझ गए, नाम मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस। और ये आपके डिक्रीज ईडीएच की वजह से होता है। और ये क्यों हुआ है, इस क्लोज हेड इंजुरी की वजह से क्लाइंट को क्या हो गया है, ये पिट्यूटरी कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, इसलिए क्लाइंट को क्या हुआ, एक्सट्रीम थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जिसको अपन पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन को शो करता है, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन डी कह रहा है द क्लाइंट इन्फॉर्म देयर नर्स दैट शी हैज स्टार्टेड हर मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो देखो हेड इंजरी की वजह से ये कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, किसी भी फीमेल के अंदर साइकिलिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर ए बी और डी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझे आप बात को, डायबिटीज इंसिपिडस को शो करता है। वहीं अगर आपके क्लाइंट के अंदर इसका एडीएच का लेवल बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एसआईएडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन।
आपकी बॉडी से सारा फ्लूइड क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता ही रहता है, तो क्लाइंट की इम्यून आउटपुट डिक्रीज होता है उस कंडीशन में, एडिमा रहता है, हाइपर वॉल्यूम में रहता है, सिम्टम आपके वॉल्यूम बढ़ने के हो जाते हैं, है ना। ये बहुत सारी बातें रहती है। तो यहाँ पर ए बी डी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक सवाल आपके लिए। अगला सवाल देखिएगा, which clinical manifestation should the nursing officer assess in the client with T12 spinal cord injury who is experiencing spinal shock? बड़ा तगड़ा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो रहेगा एक नर्सिंग ऑफिसर असेस करेंगे T12 जो होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी को, जो एक्सपीरियंस कर रहा है स्पाइनल शॉक। तो देखो, जब भी स्पाइनल इंजुरी होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो स्पाइनल इंजुरी, देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, जैसे आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, अलग अलग इसके लेवल होते हैं और वहां से न्यूरॉन निकलती हैं। इसको डिटेल में अपन पढ़ते हैं जब भी नर्व सिस्टम पढ़ते हैं तो। और ये जहां से भी नर्व आपके निकलती हैं, वो निकलने अपने ओरिजिन के उसके लोअर पार्ट में सप्लाई करती है। जैसे मान लीजिए ये नर्व आपके यहां से निकलती है, तो आपके इस पार्ट के लोअर एरिया, बॉडी एरिया में सप्लाई करती है। ये बेसिकली इसका कहानी रहती है। तो जब भी स्पाइनल कॉर्ड के जिस लेवल पर इंजुरी होगी, उस लेवल का काम क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट। जैसे T12 इन्होंने बताया है कि T12 पे क्या हो गया, आपके इंजुरी हो गई है, तो T12 मान लीजिए यहाँ है, थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वहां पर आपकी इसकी इंजुरी हुई है, तो उसके नीचे वाले पार्ट क्या कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, विद इन 24 आवर्स स्पाइनल शॉक के नाम से जान जाते हैं, जो 24 घंटे में रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन इनिशियली शॉक अपन कहता है ना, शॉक हो गया क्लाइंट को, तो स्पाइनल कॉर्ड के काम जो रहते हैं वो बंद हो जाएंगे बेसिकली। तो आप क्या असेसमेंट करोगे, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन ए बता रहा है फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे जो वाले पार्ट में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। ऑप्शन बी लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर मसल के अंदर स्पास्टिसिटी आ जाएगी। ऑप्शन सी कंप्लेन ऑफ पाउंडिंग हेडेक देखने को मिलेगा। एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? तो देखो, आपने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो आप दो ऑप्शन के अंदर। मैं समझ रहा हूं आपकी बातों को, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, किसके अंदर, दो ऑप्शन के अंदर। तो देखो, अभी हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड का जब भी इंजुरी होती है, तो उसके नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वहां पर क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो पैरालिसिस हुआ है वो कौन सा होगा, वो फ्लैसिड पैरालिसिस होगा या स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जब भी स्पाइनल शॉक रिजॉल्व होता है, या स्पाइनल शॉक रिजॉल्व होने के बाद में अगर आपको देखा जाए कि भाई जैसे 24 आवर्स के बाद में स्पाइनल शॉक रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में आप बात करो तो वहां पर क्या देखने को मिलती है, स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। वहां पर फ्लैसिडिटी नहीं, 24 आवर्स के बाद में, मोर देन 24 आवर्स को क्या देखने को मिलता है, स्पास्टिसिटी मसल्स के अंदर, वहां जर्की मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बिलो 24 आवर्स स्पाइनल इंजुरी अभी हुई है, और उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में। क्योंकि जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी होती है, वहां पर जिस पार्ट में होती है उसके नीचे वाले जो सप्लाई वो इंटरप्ट हो जाती है, और वहां पर पार्ट काम नहीं कर पाते हैं, पैरालिसिस देखने को मिलता है। और ये पैरालिसिस कौन सा होता है, आपके फ्लैसिड होता है ना। ए टोनिक और ए रिफ्लेक्सिक, बेसिक इस अपन कह सकते हैं, ए टोनिक और ए रिफ्लेक्सिक, है ना, ए टोनिक ए रिफ्लेक्सिक फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द वेस्ट। और लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर स्पास्टिसिटी जो होती है रिजॉल्व होने के बाद में देखने को मिलती है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, इसलिए बी गलत हो गया। एक ऑप्शन कह रहा है कि कंप्लेन ऑफ पाउंडिंग हेडेक, पाउंडिंग हेडेक जो होता है आपके हाइपरटेंशन के अंदर देखने को मिलता है। जब क्लाइंट को हाइपरटेंशन होती है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन होती है, तो आपके जो है ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर आपके बहुत सीवियर हेडेक देखने को मिलता है अर्ली मॉर्निंग के अंदर, उसको पाउंडिंग हेडेक अपन कह सकते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से नहीं होता, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, या क्लाइंट को अगर आईसीपी बढ़ रहा है उसकी वजह से हो सकता है। ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत आंसर है। और हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये आपने बढ़ाया था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्ड, ये इंक्रीज आईसीपी के साइन होते हैं, इंक्रीज आईसीपी। अभी हमने क्वेश्चन ट्राइड बढ़ा था, तो ये हाइपरटेंशन ब्रेडिकार्डिया आपके आईसीपी के साइन होते हैं, इसके साइन नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन बी सी डी तीनों क्या है, गलत आंसर है, इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट माय पॉइंट। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। द नर्सिंग ऑफिसर वॉक इनटू द रूम and note that the male client is lying in the supine and the entire body is rigid with his arm and leg contracting and relaxing। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके नर्वस सिस्टम का सवाल है। The client is not aware about what is going and is making a guttural sound, which action should the nursing officer implement first? सवाल को यहां से पकड़ेगा,
सर आप तो बात बात पे पॉइंट को पकड़ देते हो हमारे, तो पॉइंट को पकड़ोगे तभी मामला बनेगा भैया, तो पॉइंट को पकड़ो, सबसे पहले क्या करोगे, ये बात आपने पूछी है। सवाल कह रहा है कि आप जो है एक रूम के अंदर गए, वहां पर एक क्लाइंट जो था, जो सुपाइन पोजीशन के अंदर जमीन पर पड़ा हुआ था, मिला आपको पूरी बॉडी जो उसकी रिजिड हो गई थी और उसके आर्म और लेग जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसके अंदर और रिलैक्स हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था। अब क्लाइंट जो है इसके बारे में अवेयर नहीं है कि उसके साथ में क्या हो रहा है और कुछ अलग ही साउंड कर रहा है, डिफिकल्टी हो रही है बोलने में भी उसको। तो इनमें से कौन सा एक्शन जो है आप सबसे पहले करोगे इंप्लीमेंट? प्रायोरिटी बेस्ड सवाल बना है आपके नर्वस सिस्टम से। ऑप्शन देता हूं आपको, लूज कॉन्स्ट्रिक्शन क्लोथिंग, प्लेस पैडिंग ऑन द साइड रेल, assess the client vital sign, and option D, turn the client on his side। सोचिए समझिए, तगड़ा सवाल है, तगड़ा, और पूछा हुआ नॉट सेट ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए है ना। जवाब आपको मिल चुका होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो सवाल जो बना है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको आर्म और लेग जो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, क्लाइंट को कौन सी एक्टिविटी है, सीजर की एक्टिविटी हो रही है, क्लाइंट को क्या हो रहा है, सीजर हो रहा है। और सीजर का मतलब होता है किसी भी आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होना सीजर कहलाता है, जिसकी वजह से मोटर और सेंसरी सिम्टम अल्टर हो जाते हैं। मोटर और सेंसरी सिम्टम भी आपके देखने को मिलते हैं और क्लाइंट को पता नहीं है साहब, सीजर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अभी अपन देखते हैं, क्लाइंट को पता नहीं है। तो सीजर वाली कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पूछा सवाल ने। तो देखो चारों ऑप्शन सही है इसमें से, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आप बोल दो कि नहीं ये नहीं करेंगे, चारों के चारों करेंगे। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या करोगे, पहले क्या करोगे, बाकी बाद में करते रहना, सबसे पहला बड़ा जवाब। तो जब भी सीजर होता है तो क्लाइंट अनअवेयर होता है, मसल रिलैक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिंग होती है। तो आपका जो हम अपन लूज कॉन्स्ट्रिक्ट जो कपड़े पहन रखे उसको लूज जरूर करते हैं, है ना, ताकि क्लाइंट का जो है बॉडी पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, है ना, क्लाइंट का कपड़े जो बिल्कुल लूज कर देते हैं, है ना, ताकि मसल पर प्रेशर ना आए, फ्रैक्चर की कंडीशन ना हो बेसिकली, और होल्ड नहीं करना होता क्लाइंट को, तो ये भी करते हैं। लेकिन इनिशियली करना होता है, ऐसा नहीं होता है। प्लेस द पैडिंग ऑन द साइड रेल, जब भी क्लाइंट होता है आपकी सीजर एक्टिविटी बेड पे होती है तो पैडिंग लगा देते हैं, ताकि वहां पर रेलिंग जो होती है आयरन की होती है, लोहे की होती है ना, तो क्लाइंट को लगे नहीं, पैडिंग कर देते हैं बढ़िया, ये भी करते हैं। लेकिन क्लाइंट अभी कहाँ पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, लाइंग सुपाइन है। अच्छा ये इन्होंने बताया नहीं कि भाई कहाँ पड़ा है, ये करते हैं, प्लेस करते हैं पैडिंग को, लेकिन इनिशियली नहीं, मजे वाली बात नहीं है। असेस करेंगे क्लाइंट के वाइटल साइन, जी हाँ बिल्कुल साइन, वाइटल तो हमेशा नर्सिंग ऑफिसर का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो तो करना ही करना है। लेकिन इनिशियली क्या करेंगे, हम करेंगे टर्न करेंगे क्लाइंट को ऑन हिज राइट साइड। ये मुझे जो है ऑप्शन बिल्कुल सही लगा है और आपका सोचना बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि मसल जब रिलैक्स होती हैं तो क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी मसल होती है वो भी क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और जब क्लाइंट को मसल रिलैक्स होती है तो सीक्रेशंस बहुत आते हैं मुंह और ओरल एरिया के अंदर, सीक्रेशन की वजह से वो सीक्रेशन आपके क्या जा सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, और लंग्स में जाकर क्या कर देंगे, आपके एस्पायरेशन कर सकते हैं। उस एस्पायरेशन को रोकने के लिए क्लाइंट को अपन क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं पोजीशन के अंदर उसकी राइट या लेफ्ट साइड के अंदर, जिससे सीक्रेशन मुंह से बाहर आ जाए ना कि अंदर जाए। समझे बात को। तो यहां पर एयरवे की जो पेटेंसी है वो बिल्कुल मेंटेन करनी आपके लिए जरूरी है। बाकी कपड़ों को ढीला करते हैं, पैडिंग रेल भी लगाते हैं, वाइटल साइन भी देखते हैं, क्लाइंट को ऑक्सीजन भी देते हैं, है ना, लेकिन क्लाइंट को सेफ्टी जगह पे भी लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एयरवे की पेटेंसी, एयरवे जो होता है उसका पेटेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एयरवे पेटेंट है उसका मतलब सब कुछ ठीक है, एयरवे की पेटेंसी बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो होता है आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत है, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल यहां पर सही और करेक्ट जवाब बनेगा, बाकी सारे गलत हैं। देखते हैं सीजर की एक्टिविटी क्या होती है, सीजर के कितने टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, देखते हैं एक बार ओवरव्यू। जैसा मैंने एक बार यहाँ पर फोटो दे रखा है प्यारे दोस्तों, सीजर जो होता है एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको अपन कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक होता है पार्शियल, एक होता है जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब होता है आपकी पूरा ब्रेन सीजर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर ब्रेन के पूरा जो पार्ट होता है, लेट्स सपोज ये आपका ब्रेन है ना, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये जो पूरा पार्ट है इसके पूरे के अंदर सीजर आ जाता है, उसके बाद में बॉडी के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, कंप्लीट ब्रेन इन्वॉल्व रहता है सीजर में, उसको अपन बोलते हैं जनरलाइज। और पार्शियल की बात करें तो ब्रेन के किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सीजर देखने को मिलता है, और उसी के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर।
ना जनरलाइज जो सीजर होता है वो अगेन आपके सब टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस के अंदर क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि उसको सीजर आ चुका होता है ना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, एब्सेंस सीजर में मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसको कब सीजर आया और कब गया। मतलब ये बहुत ही माइनर टाइम के लिए होता है, लेस देन 10 सेकंड के लिए, है ना। क्लाइंट बिल्कुल उसके बारे में अवेयर ही नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सेंस सीजर, जो बच्चों में देखने को मिलता है। टॉनिक क्लोनिक सीजर, मसल की टोन क्या होती है आपके डिक्रीज हो जाती है और जर की मूवमेंट मरीज में देखने को मिलते हैं, उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर के नाम से जाना जाता है। यही आपके सवाल में पूछा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है मसल्स, इसको टॉनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर टॉनिक के अंदर क्लाइंट की कॉन्शियसनेस बरकरार रहती है, अनकॉन्शियस नहीं होता है ना। क्लोनिक के अंदर जो होती है 10 से 15 सेकंड के बीच में क्लाइंट अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन वापस कॉन्शियसनेस को गेन कर लेता है ना। फॉल एज कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट एंड मसल स्टिफन हो जाती है। यहाँ पर क्लोनिक फेज होती है, यहाँ पर टिपिकली एक और मैंने लाइन यहाँ पर पुट करी है, इन्वॉल्व कन्वर्जन एंड देयर इज अ जर्किंग एंड ट्विस्टिंग और ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज, ये लाइन लिखी है बेसिकली। नाउ मायोक्लोनिक की बात करें, मायोक्लोनिक क्या होता है, मसल्स के अंदर क्या होता है, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, झटके से मसल के अंदर जोर आता है, झटका लगता है मसल्स को, और उसको अपन मायोक्लोनिक के नाम से जाना जाता है। एटोनिक एक टाइप का सीजर होता है जिसके अंदर क्लाइंट की टोन बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, एटोनिक सीजर के नाम से जाना जाता है, जो जनरलाइज का एक बेसिकली टाइप होता है, सब टाइप होता है। एब्सेंस सीजर आपने पढ़ा है ना, जो बच्चों में देखने को मिलता है बेसिकली, बाकी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, फेब्रल सीजर भी होता है, फीवर की वजह से आता है, लेकिन ये मेन टाइप है जनरलाइज के। दूसरा है आपका पार्शियल सीजर, जिसके अंदर ब्रेन का कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसके पर्टिकुलर सिम्टम आते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। नाउ ऐसा सीजर जिसके अंदर ब्रेन के किसी वन पार्ट के अंदर इंजुरी होती है और रिजल्ट आता है कि पर्सन रिमेनिंग अवेयर रहता है। जैसे मान लीजिए एक पार्ट के अंदर आया, आपके सीजर आया और उसी पार्ट के बॉडी में सिम्टम आए, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या है, बिल्कुल इंटेक्ट है, उसको अपन सिंपल पार्शियल के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल के अंदर क्या होता है, बॉडी के उसी ब्रेन के उसी वन पार्ट के अंदर होता है सीजर, लेकिन पर्सन एक्सपीरियंस अल्टर्ड अवेयरनेस, क्लाइंट की जो अवेयरनेस है वो गड़बड़ हो जाती है, और इसको बेसिकली जो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व हो जाता है। कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है, टेम्पोरल लोब, जो टेम्पोरल आपकी साइक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साइक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साइकोलॉजी साइक जिसको अपन कहते हैं। और साइक जब क्लाइंट के अंदर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है तो क्लाइंट की साइक अल्टर हो जाएगी, और साइक जब अल्टर होती है तो इसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल को साइकोमोटर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। साइकोमोटर सीजर आपको पूछा जा सकता है, विच सीजर इज नाउन एज साइकोमोटर सीजर, आपको जवाब देना है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसके अंदर साइक जब अल्टर होती है तो क्लाइंट की कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस भी क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है। ये सवाल आपको पूछ सकता है ना, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखता है। तो ये क्वेश्चन जो था आपके सीजर के रिगार्डिंग था, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई होप आपने सीजर को बढ़िया से पढ़ा है, तो है ना, तो ये का चार्ट आप आराम से समझ पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों, आपको इस ILNC सीरीज की क्लास 6 के अंदर कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, कैसी आपको क्लास लगी, क्वेश्चन का लेवल आपके कैसा रहा, कंटेंट कैसा था, आप कमेंट में अपने एक जो हम्बल जो रिव्यू है, बिल्कुल ट्रू रिव्यू है, आप जरूर छोड़ेगा। अगर आप इन चीजों को वहां पर पुट करेंगे और आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपको कुछ डाउट रहते हैं, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन सही होते हैं, वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मैं देखूंगा कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, कैसे क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं, किस तरह का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो आप कंप्लेन इस बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना रिव्यू जरूर छोड़ेगा, तो मुझे लगेगा कि बस वास्तव में मेरी जो मेहनत है वो सफल रहेगी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।